YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैंने एक मार्केट में घूमने का मन बनाया, तो वो मार्केट का नाम है, दिल्ली की एक मार्केट है सदर बाजार। आप सभी ने उसका नाम सुना है, पूरी दुनिया में, एशिया में सबसे मशहूर वो मार्केट है। तो देखो कुदरत कितनी महान है, ये नेचर बहुत ही महान है। तो मैंने शंकर साहनी जो बॉलीवुड सिंगर है उनको फोन किया कि मैं वहां जा रहा हूँ, वैसे दिल कर रहा है मिलने, किसी को ऐसे देख के आऊंगा, मार्केट घूमूंगा। तो शंकर जी ने बोला तो वहाँ एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जो वहाँ के चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के, तो उनसे जरूर मिलना जाके। तो ये कटआउट उनका लगा हुआ है, आपने शायद उनको पहचान ही लिया होगा, है ना दोस्तों। लेकिन अगर आपने नहीं पहचाना तो वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं। दिल्ली का बच्चा उनको जानता है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, किसी भी वो पार्टी के हों, पॉलिटिकल पार्टी के, बेशक कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जो और किसी पार्टी के, वो उनको जानते हैं। अपने साथ उनको मिलाने की कोशिश भी सभी पार्टीज ने की होगी, लेकिन उनका एक ही मकसद है, वो है गरीबों के मसीहा, गरीबों की आवाज। और दोस्तों आप भूले नहीं होंगे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड आपको वैसे अटपटा लगेगा कि कैसा अवार्ड है ये, लेकिन वो बहुत बड़ा अवार्ड है, एंग्री मैन ऑफ दिल्ली। वो क्यों दिया गया अवार्ड आपको पता है? कि लोगों के हकों के लिए वो इतना लड़ाई लड़ी है उन्होंने। अगर मार्केट में कोई चीज महंगी हो जाती है तो वो सोचते हैं गरीबों को ये चीज अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो मैं उनको अवेलेबल करवाऊं। तो आज उनके ऑफिस भी हम बैठे थे। इस इंटरव्यू को और भी मजेदार बनाने के लिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन ऐसे दी। तो अभी उनसे तवारुफ करवाता हूं आपका, तो उसके बाद हम यहाँ इतनी फोटोज लगी हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, और इतने उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो सभी के बारे में पहले जानेंगे, फिर ये इंटरव्यू को हम कंप्लीट करेंगे। आओ दोस्तों उनसे मिलाने लेके जाता हूं आपको। तो पम्मा जी क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया पम्मा जी आपसे मिलके। पम्मा जी जरा मैंने जब आपके ऑफिस में एंटर किया तो देखा इतने बड़े बड़े अवार्ड्स। आज तक बीबीसी न्यूज, सबसे बड़ी बात बीबीसी न्यूज, हमारे ये कैमरामैन का क्या नाम है? विष्णु जी आइए, बीबीसी न्यूज दिखाइए, शुरू कीजिए। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी न्यूज, परमजीत सिंह पम्मा इंडिया मोस्ट आउटरीच मैन स्पीक आउट। ये क्या खबर थी और क्या इसका मकसद है ये लिखने का कि बीबीसी लंदन ने भी ये लिख दिया? देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें, हाँ। जो बात थी कि जब मैं धरने प्रदर्शन करता हूँ जी, तो मेरा एक अलग सा ही रूप नजर आता है जी, और मैं लोगों की आवाज उठाता हूँ। मेरा मकसद किसी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को हिलाने का नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि समाज के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का। जी। तो बीबीसी ने एक सर्वे किया, सर्वे तो और किसी ने किया था। उसमें जब कुछ लोगों ने ये किया कि देश का सबसे गुस्सेल आदमी कौन है, पूरे देश का तो गुस्सेल आदमी कौन है, तो बड़े नामों की चर्चा चली। तो उसमें से देखा गया ये इंसान जो है बिना राजनीतिक पावर के, बिना किसी चीज के, बिना सपोर्ट के, ये हर इंसान की आवाज उठाता है जी। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हर मुद्दे पर, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, व्यापारियों की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, बच्चों की स्कूल में दाखिले हो, शिक्षा में कहीं दिक्कत आ रही हो, मतलब कहीं भी कोई चीज नहीं है, तो वो चीजों को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे। तो वो सर्वे हुआ तो मुझे एक दिन बीबीसी वालों का फोन आया कि आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू किस लिए बीबीसी? तो उन्होंने कहा नहीं जी आज ही हमने करना है, एंग्री मैन ऑफ इंडिया। फिर मुझे पता लगा, जब तक मैंने कहा मुझे 2 बजे के आसपास आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। जब मैं 11 साढ़े 11 ही अपनी दुकान पे पहुंचा तो वो खड़ी थी टीम। तो नहीं, उसमें क्या हुआ, लोग मेरी दुकान के बाहर खड़े। अच्छा, कि आप नेट तो देखिए, आप सोशल मीडिया तो देखिए, आप तो छाए पड़े हैं। अच्छा, मैंने कहा यार क्या हो गया, सुबह बीबीसी वालों का फोन, अब ये लोग इतने खड़े हुए और वो भी अच्छे लोग आते हैं, अच्छी खड़ी। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको एंग्री मैन का खिताब दिया गया है। अच्छा, बीबीसी की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से जी। तो फिर मेरे इंटरव्यू वगैरह छापे, उन्होंने फिर जो उनके चैनल हैं उन पे भी आए, उनके न्यूज़पेपर में भी आए, सारी जगह मेरे इंटरव्यू आए। उसके बाद मेरी काफी जो है बायोपिक बनी
तो डॉक्यूमेंट्रीज बनी। वो कौन कौन से चैनल थे आप बताइए? IBN7 ने बनाई, CNN ने बनाई, क्विंट ने बनाई, ओह माय गॉड, और BBC ने भी बनाई, तो और कई ने भी बनाई, जो जिसमें ये था कि एक दिखाने का कि ये इंसान आए तो कोई आवाज उठाए तो किस प्रकार आवाज उठा सकता है। क्योंकि मैंने जब आवाज उठानी शुरू की, मेरे फादर होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी, तो वो हमेशा लोगों की आवाज उठाते रहते थे। 1995 में उनका देहांत हो गया, उनका एक मर्डर ही हुआ था। अच्छा। तो उससे पहले मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं था। दिल्ली में। अच्छा। तो मुझे शौक नहीं था इन चीजों का कोई भी। मुझे ये था कि मैं अपना व्यापार करूं या अपने दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, जी मजे लो, इंजॉय करूं। तो मगर जब मेरे फादर के देहांत के बाद मेरे पास कई लोग आने शुरू हुए, ये प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आवाज उठाते, आप फादर की राह पर। मुझे धीरे धीरे होने लगा, मैंने छोटी छोटी आवाजें, हमने नौजवान सिख समाज से आवाज उठानी शुरू की। अच्छा। तो लड़के क्या था, कहीं प्रशासन के अलावा नौजवान सिख समाज है, लड़के हैं, ये तो आवाज ऐसे उठाते रहते हैं। अच्छा, पहले कहने लगे हाँ, तो ये तो कोई बात नहीं। फिर एक मन में आया कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो लोगों को एक अलग सा एक्सपीरियंस हो, अलग सा आवाज बुलंद हो, जो नेशनल अकाली दल। हाँ, नेशनल अकाली दल देखो है ना, तो वो नेशनल अकाली दल का स्टडी की हुई है आपके बारे में थोड़ी सी ना। नेशनल अकाली दल का गठन किया। उसके बाद बना नेशनल अकाली दल 1995 में भाजपा की था, तो 96 में नेशनल। उसका कारण क्या था नाम रखने का, ये नेशनल अकाली दल? देखिए, नाम ये था, हमने तो पहले शुरू किया था सिख समाज की आवाज उठाना जी, कि सिखों की जो भी प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर। मगर धीरे धीरे देखा कि हर वर्ग को जरूरत है इसकी जी। तो उसके कारण वो नाम तो ऐसा पड़ गया, मगर हर वर्ग के लिए, चाहे वो हमने दालें बेची, चाहे प्याज बेचे। जब दिल्ली में प्याज महंगा 70 रुपए किलो हो गया, 9 रुपए किलो बेचा। जब दिल्ली में 200 रुपए किलो दालें हो गई, हमने 20 रुपए किलो बेची। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंग्लैंड में पगड़ी का हुआ कि वहां पर हुआ, जो फौजी हैं वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे। अच्छा, हाँ। तो महारानी एलिजाबेथ इंडिया आई थी, हमने उनको काले झंडे दिखाए थे। अच्छा, कहाँ वो? तो वो हमने दिल्ली में 3 मूर्ति पर। तो उन्होंने देखा वो क्या, वो जब अगले दिन सारा जो महारानी के छपना था अखबारों में कि भाई इनको वो अपना इस प्रकार का स्वागत हुआ इंडिया में, वहाँ छपा के ये काले झंडे दिखाए गए। तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने लेटर इशू कर दिया, उनके लिए हम स्पेशल हेलमेट बनाएंगे जो पगड़ी के ऊपर पहनेंगे, वो अलाउ कर दी उनको पगड़ी। अच्छा। तो ये चीजें हमारी काफी अच्छी हुई। दिल्ली में महिलाओं का हेलमेट का था, जिसका महिलाओं का हेलमेट का पहनने का सरकार ने अलाउ कर दिया, महिला हेलमेट पहनेगी। तो हमने कहा सिख महिला नहीं पहनेगी, वो भी हम जीते। स्कूलों की फीस का मामला था, कहीं और कोई दिक्कत आती, जो भी चीजें थी हमने आम लोगों से लेकर ऊपरले लेवल तक जो भी मुद्दे हैं उसको छेड़ते हैं। मामा जी, मेरे मन में ना काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मिसरा हो जाए, इतनी न्यूज़पेपर्स की आप कटिंग देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, नवभारत टाइम्स, क्या क्या क्विंट, मतलब वर्ल्ड के सभी न्यूज़पेपर्स ने इनको फॉलो किया। ये आपके साथ जो टीम है आपकी सारी, ये देखिए, ये समय समय पर मेरी टीम चेंज होती रही है। अच्छा। क्योंकि वो चेंज क्यों होती है, मेरे पास ना तो सत्ता है ना पैसा है जी। तो वो क्या होता है, कई राजनीतिक पार्टियां उनको ऑफर दे देती है जी। जो मेरी टीम होती है, भाई आप आ जाओ, पहले तो मुझे देती है, मैं नहीं जाता तो वो टीम को दे देती है, भाई आप हमारे पास आ जाओ, इनके पास क्या मिलेगा। और कई लोग आते भी स्वार्थ के लिए, इसीलिए कि भाई उनको ये होता है कि यहाँ पर जाएंगे, हमें पब्लिसिटी मिल गई, हमारा एक चेहरा बन गया, तो हम आगे आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आपको खुद को तो पब्लिसिटी का शौक नहीं है? बिल्कुल हाँ। नहीं, मुझे देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, नेशनल अकाली दल एक कॉलेज है जी, ये शिक्षा देता है, ये नेता बनाता है जी। ठीक है, खुद नेता नहीं है, उसका जो अध्यक्ष है वो खुद नेता, ये इंस्टीट्यूट है, ये बताता है आम लोगों की समस्या कैसे उठानी, किस प्रकार हमने समस्याओं को लेकर चलना है, किस प्रकार लोगों की आवाज को लेकर चलना है, समय समय पर कैसे मुद्दे उठाने हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे फौजियों का मामला हो। तो आप ये देखोगे, इधर मैंने दिखाइए सारा, मैंने ये देखिए दालें बेचते हुए, 20 रुपीज किलो। ये मेरे क्वेश्चन मन में है 2-3, हम आइए हम वहाँ, अब दालों की बात बताऊँ आपको, कंप्लीट करते हैं। जब मैं दालें बेच रहा था जी, आप ये देखिए, जब मैं दालें बेच रहा था तो 20 रुपए किलो बेच रहा था। मैं वही क्वेश्चन है मैं कर रहा हूँ आपसे, तो बैठ के हम इनको कंप्लीट करते हैं इस इंटरव्यू को। दोस्तों, आज एक नए तरीके की इंटरव्यू लेके आए हम। ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं, आप यहाँ खड़े हुए,
फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ये पंजीकरण है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये कब हुई थी पंजीकृत हुई थी? ये तो बहुत पुरानी है। अच्छा, फेडरेशन तो बहुत पुरानी है जी। मुझे 3 साल हो गए यहाँ की चेयरमैन बने 3 साल हो गए। तो मैं बता रहा था, मैं दालें बेच रहा था। ये भी इलेक्शंस होती हैं? हाँ, इलेक्शन होती है। ठीक है। तो मैं जब दालें बेच रहा था, हाँ। तो उस समय ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं, हाँ। आम लोग, अच्छा, जो मैं बताऊं कि हम लोग सोचते हैं बड़े हाई लेवल के लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये है वो है, भी लेने आए, वो भी वहां पर 20 रुपए किलो डाले। तो आपने कितनी दाल बेची उस टाइम? 20 रुपए किलो? मैंने लगभग कम से कम भी 2000 किलो बेची। अच्छा, तो वो आपने दाल कहाँ से रही कि उस टाइम 200 रुपए किलो बिक रही थी और आपने 20 रुपए किलो कैसे बेच दी? देखिए ऐसे है, जरूरी मैं एक चीज बताऊं, कहीं आप भंडारे लगाते हो जी, लंगर लगाते हो, ठीक है ना, लाखों रुपए खर्च करते हो, वही काम हुआ। मैंने सरकार को जगाने के लिए, दोस्तों आपके मन में वही बात आ गई थी कि परमजीत सिंह पम्मा जी ने 2-3 बातें की कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पैसा हराम का नहीं कमाता, अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। तो लेकिन आप फिर सोचने लगे होंगे कि 200 रुपए किलो वाली दाल इन्होंने 20 कैसे बेच दी, प्याज 90 वाला इन्होंने 9 रुपए कैसे बेच दिया? तो उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि जो लोग जुड़े हुए थे इनके साथ, उन लोगों को जोड़कर लोगों को दिखाया कि यूनिटी क्या होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब अगले दिन अखबारों में छपा, हाँ। तो सरकार को मजबूरन ट्रक शुरू करने पड़े, रेट कम हो गया। क्या रेट हो गया फिर? तो उसके बाद सरकार ने शुरू किया कि 70 रुपए किलो हम बाजारों में बेचेंगे। 200 रुपए वाली दाल सरकार के ट्रक शुरू हुए 70 रुपए। और उसके बाद जो है इस चीज को लेकर काफी अच्छी ये चर्चा भी हुई कि आम इंसान ये कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती। तो बात मेरा ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि सरकार को दिखाने का कि आम बंदे का जो शाम का खाने का है वो दाल और प्याज और रोटी से ही साल सकता है। आपके मन में यही बात मेरे चल रही थी जब आपको एंगर मैन ऑफ एशिया कह सकते हो, जो इंडिया बोला गया, तो आपको एक बार दो पहलू होते हैं हर चीज के, कॉन्ट्राडिक्शन होती है। गुस्सा आया या आपको ऐसे होगा कि मेरे को एंग्री मैन बोल दिया इंडिया का सबसे एंग्री, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, कैसा फील हुआ? तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ अभी के कारण क्या है, मेरा सबसे बड़ा मकसद ये रहा है कि मुझे गुस्सेल आदमी कहा जाता है, ठीक है, मुझे उसमें खुशी होती है। थोड़ा सा गुस्सा करके दिखाइए मेरे को। देखिए गुस्सा ऐसे नहीं आएगा, देखिए मैं वो तो हूँ नहीं, मेरे पे 20-20 केस बने हुए हैं, मैंने रास्ते में झगड़े किए हुए हैं, मैंने वो किया हुआ नहीं वो वाला। मैंने समाज के लिए एक गुस्सा नहीं लूंगा। गुस्सेल का मतलब लड़ाई लड़ते हो जब, गुस्सेल का मतलब होगा अगर मेरे देश पे, मेरे फौजियों पर, मेरे किसान पर, मेरे जवान पर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे जो देश के ऊपर कभी कोई बात आएगी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आप बताओ मुझे एक चीज का बताओ, आज हर पार्टियां कहती हैं मैं ये फ्री दे दूंगा, ये फ्री दे दूंगा, आप ये क्यों नहीं कहते हम शिक्षा फ्री दे देंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हम एजुकेशन क्यों नहीं फ्री करते? आज ये हालात हो चुके हैं, तो जो बच्चे आज कॉलेज हमारे ऐसे हो चुके हैं 100% की लिस्ट आती है, 100% की क्यों आती है? जब लाले के पास सामान कम होगा तो वो उसका दाम बढ़ा देता है, जब हमारे कॉलेज कम है तो उसकी 100% की लिस्ट आ जाती है। ये प्राइवेट कॉलेजों के साथ मिलकर ये शादी चलती है, बड़ा धंधा, बहुत धंधा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये देखो, जिस बच्चे के 95% आते हैं, 96% आते हैं, दाखिला नहीं मिलता, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा या तो तू नौकरी कर ले या शादी कर ले, उसके सपने वहीं टूट जाते हैं। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है लाखों रुपए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी कहाँ पढ़ेगी जब आपके पास कॉलेज ही नहीं है, आपके पास स्कूल ही नहीं है। आप लोग मेरी बात सुनो, सरकार जो है जब ये है, इनको चाहिए शिक्षा के केंद्र से खोल दे, इंडस्ट्री खोले, इंडस्ट्री में सबको रोजगार दे, भीख मांगने वाली आदत मत दे। इतना प्यारा आप बोलते हो, असली जो पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं जैसे आप, तो उनसे भी आगे हो, दिल से बोलते हो, रूह से बोलते हो, लेकिन कभी मन में नहीं आया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं? देखो भगत सिंह ये सोच रहे थे, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद ये सोच रहे थे, क्या आजादी मिल पाती? कोई बंदा तो ऐसा चाहिए, एक बंदा तो चाहिए जो समाज के लिए आवाज उठाए। हर बंदा, देखिए मेरी सबसे, लेकिन आपने बोला कि सब बिक जाते हैं, मेरी बात सामने, आप तो नहीं बिकोगे।
अरे मेरी बात सुनो, मैंने तो एक ही वाहिगुरु के अरदास करता हूँ सुबह उठ के कि वाहिगुरु जब भी मौत दे, देश और समाज की सेवा करते हुए जियो, क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी का भरोसा नहीं, मेरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा परमात्मा ही मेरा बचाने वाला है मुझे। कि भाई नहीं बेटा, तूने ये राह पर चलना है और ये राह पर काम कर रहे हैं। आज मेरे 3 स्टंट लगे हुए हैं, मैं यही बोलने लगा था कि मेरे 3 स्टंट लगे हुए हैं, फिर भी आप, मुझे एक जोश है, मुझे एक होश है, मुझे एक समाज के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आज कई बार कोई बातें होती हैं कि भाई आपको क्या मिलता है धरना प्रदर्शन करके, मेरा भी बच्चे हैं, यही सारी बातें आप खुद ही बोल रहे हो आंसर कि आपके बच्चे हैं, वाइफ आपके कभी बोलते होंगे कि यार ये काम छोड़ दे, क्या उनको भी डर लगता है, 3 डर लगे हो कल को कुछ हो जाए, क्या हो जाए। सबसे बड़ी बात आप पे किसी ने आपको थ्रेट भी किया था कभी? बड़े थ्रेट आते रहते हैं, थ्रेट लगातार मुझे कई बार आते रहते हैं, कई मुद्दों पे आते रहते हैं। पर मेरी एक चीज है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, बीमार पड़ के ना मरो, गोली खा के भी मरो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सदर बाजार इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसमें ये अकेले घूम रहे हैं, इनको बहुत सी, मैं सोच रहा था कि एक चेयरमैन है और उसके बाद इतने मुद्दे उठाए, पॉलिटिकल लोगों के अगेंस्ट बोले, इनको तो सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि इनको सिक्योरिटी मिली, लेकिन ये खुद का बिजनेस गवा बैठे तब, तो इनका ध्यान सारा उन्हीं चीजों में रहता था। क्योंकि पता क्या है, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी दुकान पे 2-2, 4-4 पुलिस वाले बैठे होंगे, मैं कहाँ पर अपना रोजगार, लोगों को भी बुरा लगेगा। मेरा ये तो है नहीं किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना, कौन क्या, मेरा मकसद है मैं अपनी दुकान पे अपनी 4 जिप्पे बेच के ही बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं 10 बार चूमता हूँ उन पैसों को, क्योंकि वो पैसे मेरी कमाई के, मेरी मेहनत की कमाई के, वो दूध वाले पैसे हैं जो गुरु नानक के है ना, और मैं खून वाले नहीं है। जो मैं ये धरने प्रदर्शन भी करता हूँ या कोई कार्यक्रम भी करता हूँ, कोई दान पुण्य भी करता हूँ, उन्हीं गले में से निकाल के सेवा लगाता हूँ जी। मैं किसी से ये नहीं है किसी से मांग इकट्ठे कर ले, ना, मैं उन्हीं पैसों से, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहा है कि हमेशा के ये जो चीजें है ना, ये परमात्मा बड़े गिने चुने, परमजीत सिंह पम्मा आपके सामने कितने होंगे, ढूंढता है परमात्मा, देखना परमजीत सिंह पम्मा जैसे नाम के कितने होंगे, मगर आप भी आए हो, आपको भी किसी मैं मुरीद हो गया आपका, देखो तो वो भी आप, मैंने बोला उनका नाम शंकर सानी, जो बॉलीवुड सिंगर, इतने बड़ा नाम है उनका, तो आप भी उनका नाम लीजिए, जरूरी है क्योंकि हमें मिला है। वही कह रहा हूँ ना, शंकर सानी जी ने बोला तो ऐसे तो नहीं बोला होगा, नहीं तो सदर बाजार में लाखों बंदे हैं, उनको भी जानते होंगे सारे। तो ये चीज है, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आज जो राजनीतिक पार्टी है ना, वो कोई बुरी नहीं है, मगर बुरे बनाने वाले हम लोग, ये सबसे बढ़िया, ठीक है ना, हर चीज की जड़ हम है, जो आम लोग हैं। हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अवेयर नहीं होंगे, हाँ, तब तक कोई भी सुधरेगा नहीं। अगर हम छोटे लालच में पड़ेंगे तो छोटे लालच में पड़े रहेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे कोई भी थे, उनको कई बार कई आफरें आई, क्या चीज की आई, फांसी तक की छूट, माफी मांग लो फांसी नहीं लगेगी, मगर नहीं, फांसी चुभी, उन्होंने फांसी चुभी, फांसी का रस्सा चुभी। तो ये चीज को मैं लेके चलता हूं। भगत सिंह से काफी मोटिवेटेड हो, बिल्कुल जी, मैं भगत सिंह जी को अपना आइडल मानता हूँ, और सबसे बड़ी बात है उन्हीं को लेकर, और मेरी लड़ाई भी एक चल रही है कि जितने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, और भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला। एक बात और है पम्मा जी, देखो मैं भी खुद लाइन में हूँ, तो मीडिया में हूँ, तो जब हम कोई ऐसी हरकतें करते हैं, इसको हरकतें बोलूंगा, बुरा ना मानना, मैं भी करता हूँ खुद, मैंने भी कई लोगों के अगेंस्ट, रिलीजियस लोगों के अगेंस्ट लिखा, जब जो गलत चल रहे थे, जब पॉलिटिकल बंदों के अगेंस्ट लिखा, तो मुझे भी थ्रेट्स आई, सब कुछ ऐसा ही हुआ। कई सिंगर्स बड़े थे जो दिखावे के लिए उनके मगरमच्छ वाले हंजू थे, वैसे थे, लेकिन असल में और कुछ थे। तो मेरे तो फैमिली इकट्ठी होती थी, तो बोलते थे कि यार हमें माफ कर दे, हमें, मेरी माँ ही बोलती थी तेरे को जन्म कैसे दे दिया तू, हमें भी मरवाएगा, तो खुद तो गलत रास्ते पे चल पड़ा। तो ऐसा आपके साथ भी कोई मिसहैपनिंग हुई, और उसके बाद सभी घर वालों ने बैठ के बजाय बस कर दे यार अब जिप बेच दे? मुझे जब धमकियां आई कुछ, तो मेरा परिवार बड़ा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, बच्चे भी छोटे सब कुछ थे, मगर उसी परिवार में मुझे हिम्मत भी दी, बाद में कहते खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि कारण क्या है, देखिए, क्योंकि आपका ब्लड ऐसा है, हाँ, क्योंकि आपके फादर ऐसे थे, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं करता था ना, जब मैं बैठ गया परिवार के कहने से, तो मैं बीमार पड़ना शुरू हो गया। ओह अच्छा, तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही खोलेंगे से बिना गोली की। हाँ, तो इसलिए ये एक सामाजिक नशा है जी, जो समाज के लिए है,
जो धर्म के लिए है, जो कौम के लिए है, वो नशा जो है वो नशा ऐसे नहीं छूटने। मैं आपको बताऊं, मैं बातें बीच में मेरी कट जाती है। जैसे मैं दालें बेच रहा था, 200 रुपए किलो दाल वाली, आपको 20 रुपए किलो दाल मिले, आप कितनी लोगे? मैं तो कहूंगा पूरी 1000 किलो दे दो। तो देखो ऐसे ऐसे लोग आए कि 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, और फिर कई लोग ऐसे आए सिर्फ आधा किलो दे दो। उनके पास 20 रुपए नहीं थे जो शाम को वो कमा 10 रुपए दे सके। 10 रुपए मैंने इनको कहा, मैंने इनको 5-5 किलो दाल दो और कोई पैसा नहीं लेगा। वाह, क्योंकि ये है सही जरूरतमंद। इनको जरूरत है, जो गाड़ियों वाले आ रहे हैं उन्हें जरूरत नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, जब आप ये सोचते हो वो बंदा 10 रुपए 20 रुपए किलो की दाल नहीं खरीद पा रहा, तो वो रोज रात को रोटी क्या खाता होगा? तो आपकी जिंदगी में सबसे खुशी कब मिली आपको? कोई सोशल काम करके, एक कोई ऐसा किस्सा हो जिंदगी में, कोई गरीब हो, बीमार हो, कुछ भी किसी की हेल्प की हो, या कोई बड़ा वेंचर है जैसे आपने दालों वाला बताया, प्याज वाला बताया, कोई ऐसी चीज? देखो ऐसी खुशी तो मुझे हमेशा मिलती रहती है। मैं कुछ करता हूं तो मैं एक चीज बताऊं, जिस टाइम कोरोना काल हुआ, जी कोरोना काल हुआ तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी एसोसिएशन ने, एनजीओ ने क्या किया कि झुग्गी झोंपड़ी की तरफ जाने शुरू जी, कि भाई वहां पर खाना पहुंचाया दिखाएंगे, वहां पर खाना पहुंचाया जाए, वहां पर राशन दिया जाए, वहां पर कपड़े दिए जाए, वहां पर दवाइयां दी जाए, मीडिया से वो ली जाए, वेटेज ली जाए। हाँ, मेरा एक मन आया, मैं अपने घर पे अकेला बैठा था, मेरा एक मन आया, परमजीत सिंह पम्मा, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तेरा पड़ोसी पूछने तो नहीं आएगा, वो ये कहेगा ये मेरे से लड़ पड़ेगा। यही तेरे पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो जो है वो तू पूछने जाएगा तो वो जो है वो नहीं तुझे बताएगा। तो इसलिए ये चीज को मैंने रखते हुए मैंने एक चीज शुरू की। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अपने घर के बाहर एक व्हाइट कपड़ा टांगो। अच्छा, तो इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था कि इस इंसान को किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि मेरे पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत है। मैं पूछने जाऊंगा, वो कहेगा तू बहुत बड़ा शौकार है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, जो भी बराबर रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना? मैंने कहा व्हाइट कपड़ा टांगो, जिसको कोई जरूरत होगी, कोई एनजीओ देखेगी, कोई हमारे लोग देखेंगे, कोई पुलिस देखेगी, वो उनको ये होगा भाई इस घर पे किसी चीज की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा कि ऐसे ऐसे परिवार थे जिनकी इतनी इतनी बड़ी दुकानें थी, पर घर में दवाइयों के लिए 3-3 महीने का लॉकडाउन लगा था, राशन के लिए वो लोग व्हाइट कपड़े टांगने लगे। मेरे पास फोटो आने लगी व्हाट्सएप पे, मेरे पास फिर मैं अपनी गाड़ी भरता था, सिर्फ ये काम करता था। मैं और मेरी बिटिया जाते थे कि हम लोग उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके उनको फोन कर देते थे, डिक्की खोल देते थे, अपना पैकेट उठा लो और चले जाओ, ना हम आपको देखेंगे। आपकी बेटी को भी ऐसा शौक पड़ गया? हाँ, सेवा का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा परिवार को पूरा है। मैं उसने क्या किया, हमने कहा ना हम आपको देखेंगे, ना फोटो खींचेंगे, ना कुछ, आप सामान प्राइवेसी, बस उसमें क्या घी, अपना राशन का सारा सामान, साबुन वगैरह हर चीज उसमें रखी। दोस्तों, हम लोगों को चीजें देते हैं, दिखाने के लिए देते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइवेसी को पूरी दुनिया तक फैला देते हैं, उसको पब्लिक कर देते हैं। तो लेकिन परमजीत सिंह पम्मा जी की जो सोच है बहुत बड़ी है। हर चीज को पहले समर और संतोष, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, वो सोच समझ के हर कुछ करते हैं। तो आप मतलब अभी आने वाले समय में फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके इसके लिए, जो आप सोशल इश्यूज पे लड़ रहे हो? देखो, मेरे प्लान कभी भी कुछ नहीं होते जी। मैं एक मजदूर हूँ जी, मैं मजदूर हूँ, मकान बनाता हूँ जी। मकान बनने के बाद मैं उस घर में भी नहीं घुस सकता जी। मैं वो मजदूर हूँ। मेरा मकसद ये होता है जब भी कोई रहने वाला आ जाता है, हाँ वो रहने वाला आ जाता है। मेरा मकसद होता है कोई भी समाज की समस्या है, समय समय पर चेंज होती रहती है, सिचुएशंस कैसा रोज हमेशा चेंज होती रहती है। कभी कुछ आ जाती है, कभी कई बार हमें होता है एक दिन में 3 मुद्दे उठाने पड़ जाते हैं जी। तो बेसिकली ये है कि हम जो लोग हैं, हम किसी, ये तो है नहीं है कि किसान है किसान की आवाज उठाएगा, जवान है जवान की उठाएगा, महिलाएं है महिलाएं की उठाएंगे, हम सबकी उठाएंगे, सबकी उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स की उठाएंगे, ट्रेडर्स की उठाएंगे। तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक फौजी की तरह तैयार रहते हैं हमेशा। मैं तो कहता हूँ जो राजनीतिक पार्टियों के यहाँ कई बार नेता जाते हैं या कुछ है, वो नेता अपने बिस्तर के नीचे या तो नोट या टिकटे रख के सोते हैं, वोट नोट या वोट रख के सोते हैं, टिकटे रख के सोते हैं। मैं अपने बिस्तर के नीचे झंडा और डंडा रख के सोता हूँ, जब जी क्या उठा के चले अपने देश का झंडा। और तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन है जो, उसके चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी हैं। तो इन्होंने एक बात कही है कि ये सिर्फ ट्रेडर्स की एसोसिएशन नहीं है,
कोई भी दिल्ली का कोई भी बाशिंदा हो, इनके पास आए, अपनी प्रॉब्लम लेके आए, तो उसको ये सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान इनके सर पे हाथ रखे और ये उसको सोल्यूशन उसका निकाल पाए। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल के दर्शकों को? मैं सबसे अच्छा मैसेज तो पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप इतनी दूर से आए और ढूंढते ढूंढते आए, और सबसे बड़ी बात है इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हो, क्योंकि मेरी आवाज आप दुनिया तक पहुंचा रहे हो। और मेरा यही मैसेज है, देखिए हमेशा क्या है, हर बंदे को ये होता है कि मुझे क्या हासिल हो रहा है। हमेशा हासिल का मत सोचिए, हासिल का सोचेंगे तो हासिल तो बहुत कुछ हो जाएगा, मगर जो आप जिसके लिए कर रहे हो, जो चीज सोच के कर रहे हो, वो हासिल नहीं हो पाएगी। मैं बताऊं इसका आपको, मेरे पेरेंट्स भी सब कहते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं कि तेरे को जिंदगी में हासिल क्या होगा, क्योंकि हासिल कलयुग में एक चीज है, हासिल का मतलब वो समझते हैं रुपया, पैसा, बड़ी गाड़ियां, चीजें, ये वो सत्ता। लेकिन मैंने वो लोग देखे हैं जिनकी लाश को दो बंदे उठा के लेके आ, बिल्कुल लुधियाना में, मैंने आपको पता कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना रोया मैं, एक लाश को 2 बंदे उठा के लेके आ रहे हैं। चंडीगढ़ में आप सुन के हैरान हो जाओगे बातें कि ये कलयुग की बातें कौन सी हैं। चंडीगढ़ में एक बंदा लाश अपने मोटे पे उठा के लेके आ रहा है अपने रिलेटिव की, तो उसके पास उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं लाश को कि उसको आग नहीं लग रही। तो मेरे दोस्त की ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो उनके पास 2 डिब्बे थे घी के, मैंने कहा यार एक उसे दे दो, वो भी आपके जैसा कमलदीप सिंह सिख फैमिली का लड़का था, उसने कहा कि दोनों ही दे देते हैं, हम 2 और ले आएंगे। लेकिन यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें, अभी आपके फ्रेंड भी आए, उनकी आंखों में भी नमी दिख गई है। नमी का मतलब होता है आंसू अंदर से आना चाह रहे हैं, लेकिन कलयुग का समय आते भी नहीं है, मेरे भी नहीं आते, किसी के भी नहीं आते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें मिले या ना कुछ। मेरी माँ कनाडा से अभी आई थोड़े दिन पहले, मैं किसी के, मेरे दोस्त के मदर की डेथ हो गई, मैं निकल पड़ा साथ में, वो बंदा मेरे को एक बार मिला था जिंदगी में। तो मेरी माँ कहती क्या करेगा जाके, मैं कहा मेरे कौन आएगा जब मैं मर गया। तो हम लोगों को, जो हम ऐसे लोग हैं, हमें ये होता है मन में कि हमारा जनाजा जो निकले ना, वो 10-15 हजार बंदा हो, उसी लिए हम जी रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ? तो दोस्तों, ये इंटरव्यू परमजीत सिंह पम्मा जी के साथ बहुत ही अच्छी इनसे बातें हुई। तो आपको इनका कभी भी जरूरत पड़े, दिल्ली के जो मेरे दोस्त हैं, तो इनका नंबर भी आप कोई शेयर कर सकते हैं वीडियो पे? नंबर मैं इस पे नहीं शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में हम नहीं दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कि नहीं, अगर आपको दिल्ली के कोई लोग हेल्प लेना चाहे। मैं अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल, तो दोस्तों आपको ईमेल एड्रेस और इनका अगर इंस्टाग्राम होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आपको कभी भी कोई इनसे मतलब पूछना हो लाइफ के बारे में, अगर मेरे दोस्तों ने दुनिया के किसी कोने में सोशल इश्यूज पे लड़ाई लड़नी है, तो इनका आशीर्वाद भी लेना हो, ब्लेसिंग लेनी हो, वो भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पम्मा जी, हम फिर मिलेंगे इसी आवाज के साथ और इसी अरदास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।